नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर देखने चलते हैं जिसका नाम होगा समास। अच्छा, समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है बाबू संक्षेपीकरण। शब्दों का संक्षेपीकरण ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या हम इसको कह सकते हैं शब्दों का संक्षेप रूप ही क्या कहलाता है? समास। अच्छा, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है। बात करेंगे समास की परिभाषा की, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीनतम सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। या ये भी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द जो नया शब्द बनाने की विधि है या क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास रचना में कभी पूर्व पद होता है तो कभी उत्तर पद होता है, और दोनों पद क्या होते हैं? या कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। यही विधि समस्त पद कहलाती है। अगर हम बात करेंगे समास के बारे में तो समास शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। एक होता है पूर्व पद बाबू और एक होता है उत्तर पद। एक क्या होता है? पूर्व पद, और इधर वाला क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? शिव धन भक्त। बना क्या शब्द? समस्त पद बना क्या? शिव भक्त। इसमें पूर्व पद क्या है? प्रधान है। शिव जी क्या है? प्रधान है इसमें। ठीक। जेब धन खर्च। बना क्या शब्द? जेब खर्च। इसमें क्या प्रधान है? खर्च हमारा क्या है? प्रधान है। भाई धन बहन, इसमें दोनों प्रधान है ना, तो भाई बहन बनेगा, भाई बहन बनेगा। दोनों पद क्या है? प्रधान है। भाई भी प्रधान है, बहन भी। चतुर्धन भुज, इससे बना क्या? चतुर्भुज कहते किसको है? भगवान विष्णु को कहते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान है, ये हमें मालूम नहीं है। यानी अब हम देखें इसके बारे में, जो समास होता है तो दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, यानी पूरे को क्या कहते हैं हम? समास। पूरे को कहेंगे समासिक पद। समास का उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है। विग्रह कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार के। एक होता है पूर्व पद और दूसरा बाबू क्या होता है? उत्तर पद। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। पूर्व पद जो पहला वाला पद होगा इसे पूर्व पद कहेंगे, और जो बाद वाला पद होगा इसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। ये हमारा सब पूर्व पद है और इधर वाला जो लाइन है ये हमारा उत्तर पद है। ठीक। इन दोनों से एक समस्त पद बनता है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, उसके बारे में देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है? अगले स्लाइड के बारे में बढ़ते हैं। आइए अगले स्लाइड के बारे में, यहां दिया है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दिया है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल के बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या हम समास एक प्रकार का स्वतंत्र शब्द, समास में इस तरह से देखा जाए तो एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। जैसे देखिए ना, एक रसोई घर है, देशवासी है, चौराहा है, ठीक, इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब हमारे एक समस्त पद हैं, यानी स्वतंत्र पद हैं। हम तिरंगा कहें स्वतंत्र पद है, माता पिता कहें स्वतंत्र, भाई बहन कहें, सारा ये स्वतंत्र पद का उदाहरण है। हिंदी में समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ पर हमारे हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ये ट्रिक आपको उम्र भर कार्य करेगा। ये जो ट्रिक है ये भूलेगा भी नहीं और हमेशा बना रहेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हम ये कहेंगे तब तक बेल आइकन दबा लीजिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक। ये समास जो होते हैं, अब तक दादा, अब तक दादा, अगर इसके बारे में देखें, कहेंगे सर ये क्या लिखे? हमने लिखा है अ से बना क्या? अव्ययी भाव समास। ब से क्या बना? बहुब्रीहि समास। त से क्या बना? तत्पुरुष समास। क से क्या बना? कर्मधारय समास। द से क्या बना? द्वंद्व समास। और एक द से क्या बना? द्विगु समास। जो समास होते हैं बाबू ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं?
अब तक दादा। अब ये समझ में आया होगा कि सर यही ट्रिक है। हाँ कहेंगे हाँ भाई यही ट्रिक है जो हम लोग को बड़ी कार्य करेगा। अब तक दादा ये जो समास होते हैं यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है समास के बारे में। पहले समास को देखते हैं। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय होता है, यानी यही पद यानी पूर्व पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। यानी समास में जो होते हैं क्या क्या? एक होता है बाबू पूर्व पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद, इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं उत्तर पद क्या होता है? गौण होता है। गौण का मतलब होता है बाबू ना अप्रधान, ये प्रधान नहीं है, ये मुख्य आदमी नहीं है। या ये भी हम कह सकते हैं अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस समास में, ये हम लिख सकते हैं एकदम मेरे हिसाब से आप लिखिए बिल्कुल जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद उपसर्ग से जुड़े, उपसर्ग से जुड़े, उपसर्ग से जुड़े, उसे क्या कहेंगे हम? अव्ययी भाव समास कहेंगे। कहेंगे सर उपसर्ग क्या क्या हो सकता है? तो अनु हो सकता है, आ हो सकता है, प्रतिभर, प्रति हो सकता है, भर होता है, ठीक, यथा हो गया, आवत हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये उपसर्ग हैं। इन्हीं से ये शब्द बिल्कुल जुड़ा होता है। पहला पद उपसर्ग से जुड़ा होता है। देखिए ना, भर पेट में भर क्या है? हमारा उपसर्ग है। यथा योग ये में क्या है? यथा हमारा उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। आ जन्म में आ उपसर्ग, आधन जन्म, इसको लिख सकते हैं बाबू आधन जन्म। ठीक, तो देखिए ना यही पद हमारा प्रधान है ना, यही पद उपसर्ग है ना। प्रति को ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्रति धन दीन। ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। यार विग्रह करोगे भाई बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान चीज है। जिसके पहला पद उपसर्ग से जुड़ा हो, ये भी ना समझ में आए, अनु आ प्रति भर यथा आवत से जुड़ा हो, तो इसमें क्या रहता है? तो ये सब आ जन्म का मतलब होता है जन्म भर, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, यथा योग्य का मतलब योग्यता के अनुसार, भरपेट का मतलब होता है पेट भर। आजीवन में कौन समास है? आधन जीवन समास है। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में कौन समास हो जाएगा भाई? अनु आ प्रतिभर यथा आवत। या हम ये भी कह सकते हैं जिस समास में पदों का शब्दों का दोहराव आए, या जिस समास में योजक चिन्ह के साथ, योजक के साथ दोहराव आए, दोहराव आए। जैसे कहने का मतलब कहेंगे भाई ये क्या है? नहीं समझ में आया। बिल्कुल आसान चीज है कि रात रात में कौन समास है, दिन दिन में कौन समास है, तो यही समास है। ठीक, अगर पूछे फटाफट में कौन समास है, रातों रात, बातों बात, बीचों बीच, दिनों दिन, दिनों दिन में कौन समास हो जाएगा? दिनों दिन में कौन समास हो जाएगा? तो अव्ययी समास हो जाएगा। रातों रात में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अरे आप बोलते हैं ना धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे में कौन समास है भाई? धीरे धीरे में कौन समास है? धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। आप कहेंगे होले होले में कौन समास है? होले होले में कौन समास है? होले होले में अव्ययी भाव समास है। अब तो ये समास समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए अगला पेज है कि तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। तत्पुरुष समास में, इस समास में प्रथम पद क्या होता है? गौण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। यानी जिस समास में पूर्व पद गौण रहे, दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के लिए निम्न भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, यानी कर्म, कर्ता ने कर्म को विभक्ति इसमें आया है ना बाबू, विभक्ति कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे यहाँ बस चालक, बस को चलाने वाला। अच्छा, कारक के बारे में देखते हैं। हिंदी में जो कारक होते हैं वह कितने होते हैं? हिंदी में कारक जो होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन?
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव का बोध कराता है, से अलगाव संबंध काके की, संबंध क्या होता है, काके की अधिकरण में पर, काके की अधिकरण में पर, और संबोधन क्या होता है, हे भो अरे होता है, और संबोधन क्या होता है, हे भो अरे, हे भो अरे होता है। अब ये कर्ता ने को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद संबोधन ने को छोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास 6 ही बचते हैं। तो पहले हम किसे मानेंगे, कर्ता को मान लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अगर हम बात करें कर्ता कर्म तत्पुरुष को, तो बस चालक, बस को चलाने वाला, गगनचुम्बी, गगन को चुमने वाला कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। जो कारक विभक्ति में टूटे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक, अगर हम इसके बारे में जैसे पूछे राष्ट्रपति में कौन समास है, तो आप कहेंगे राष्ट्र का पति, राष्ट्र का मालिक या पति। अच्छा, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो ये सब जिस जो कारक विभक्तियों में टूटेगा तो कौन सा हो जाएगा, जो कारक विभक्ति में टूटा तत्पुरुष। अगर पूछ दिया जाए बस चालक कौन सा तत्पुरुष है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। गगनचुम्बी में कौन समास है, गगन को चुमने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कितना आसान है भाई। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है कि देखिए करण तत्पुरुष के बारे में, करण तत्पुरुष के बारे में दिया है कि मदांध, मद से अंधा, इसका विग्रह होगा मद से अंधा, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, हस्तलिपित, हस्त से लिपित, हाथ से लिपित, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। अच्छा, जिसमें कारक विभक्ति आया है ना से के द्वारा, तो करण से के द्वारा ही उपसर्ग होता है, प्रसर्ग का इसमें क्या हो गया, लोप। मदान, ये कौन सा, अगर पूछा जाए रेखांकित में कौन सा, रेखा द्वारा अंकित में से के द्वारा किसमें आता है, तो आप कहेंगे ये तत्पुरुष में आएगा। तत्पुरुष में कौन सा भेद हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, अगले पेज के पर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है, देखिए संप्रदान तत्पुरुष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संप्रदान क्या होता है बाबू, संप्रदान को के लिए होता है ना, संप्रदान को के लिए होता है। हथकड़ी, हाथ के लिए क्या है, कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए क्या है, जो कारक विभक्ति में टूट रहा है, के लिए किस विभक्ति में आता है, तो संप्रदान को के लिए आता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। स्नान गृह, हमने लिखा स्नान गृह, स्नान के लिए गृह यानी घर क्या हो जाएगा, स्नान के लिए। ठीक, यज्ञशाला, यज्ञशाला हमने लिखा, तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, ये किसमें आएगा भाई साहब, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान चीज आप बता रहे हैं, जो कारक विभक्ति में टूटता है वह तत्पुरुष समास होता है। के लिए किसमें आएगा, तो संप्रदान को के लिए, तो हम कहेंगे स्नान गृह में कौन सा समास है, तो तुरंत कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। एकदम आसान तो है, एकदम आसान। ये माना कि जिंदगी 4 दिन की है, ठीक, ये 4 दिन भी बहुत है, ये 4 बहुत दिन होते हैं 4 दिन भाई। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है यहाँ पे कि आपादान तत्पुरुष समास। आपादान के मतलब क्या होता है भाई साहब, आपादान का मतलब होता है से अलग होना का भाव होता है ना, आपादान का मतलब से अलग होने का भाव होता है हमेशा। ठीक, आपादान क्या होता है, से अलगाव का बोध कराता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। अगर ये से लग रहा है तो किसमें जाएगा, पथ से भ्रष्ट यानी अलग हो जाना ना। ऋण मुक्त, ऋण से आप अलग हो गए हैं ना। जन्मांध, जन्म से ही आप अंधे।
से अलग होने का भाव बोध करा, भयभीत, भय से भीत हो गए ना, ये किसका है? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज होगा कि संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे, कितना आसान है संबंध तत्पुरुष समास। देखिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। संबंध में का, के, की, रा, रे, री, में पर होता है ना, प्रसर्ग का लोप हो जाता है, में पर नहीं होता है। संबंध का, के, की, अधिकरण में पर होता है। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, देखिए कारक विभक्ति आया है ना। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रजापति, प्रजा का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यही आ जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ये क्या कहलाता है? राज्य का, राज्यपाल, राज्य का पाल। ठीक, राज्य का पाल। जब ये कारक विभक्ति में टूटेगा तो ये किसमें आएगा बाबू? तो आप कहेंगे सर ये जो कारक विभक्ति में टूट रहा है ना, यही तो होता है कि संबंध का, के, की आएगा। ये सारे उदाहरण किसके हैं? तो ये सारे उदाहरण संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। कितना निहायत आसान चैप्टर है ये समास। समास शब्दों का मेल कराता है। समास 6 प्रकार के होते हैं अब तक दादा। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, दो नए शब्दों, दो या दो से अधिक नए शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष के बारे में देखते हैं। इसमें से कारक विभक्ति मतलब में और पर का क्या होता है? लोप। शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। ठीक, नीति निपुण, नीति में निपुण। अगर हम देखें तो जिसमें में पर आता है, ठीक, वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका विग्रह करने पर में पर आता है तो उसको अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है द्विगु समास। आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कराते हैं। आज आपको द्विगु और द्वंद्व बिल्कुल समझ में आएगा। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्यावाचक विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। कहने का मतलब ये है ना कि जिसका पहला पद जिसे लिखे हैं चौराहा ना, तो चौ क्या है? संख्यावाची। त्रि क्या है? संख्यावाची। नौ क्या है? संख्यावाची। त्रिवेणी क्या है? अगर हम पूछे तिरंगा क्या है, ठीक, तिरंगा में कौन सा समास है? ठीक, अगर हम पूछे त्रिभुवन में कौन समास है? त्रिभुवन तो है ही इस पर। ठीक, त्रिभुवन में कौन सा समास है? अगर पूछे हम सप्त मंजिला में कौन समाप्त है, कौन समास है? सप्त मंजिल में कौन समास है? अगर हम कहें शताब्दी में कौन समास है? 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। ठीक, माह में 30 दिनों का समाहार जो होता है उसी को हम माह कहते हैं। ठीक, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह को हम क्या कहते हैं? अगर हम कहें 31 में कौन समास है? 1 और 30। अगर हम बात 31 नहीं, 31 यहाँ से हटा दीजिएगा। नवग्रह में कौन समास है? तो आप तुरंत हम कहेंगे द्विगु समास होगा। 21 में कौन समास होगा? 20 और 1, 20, 21 अंकों के समाहार को हम क्या कहते हैं? 21 कहते हैं। यानी जिसका पहला पद संख्यावाची हो। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, 3 रंगों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। अच्छा, दुपट्टा अगर पूछ दिया जाए दुपट्टा में कौन समास है, तो दुपट्टा 2 पटों का समाहार होता है। उसे हम कौन सा कहेंगे? द्विगु समास। जिसका पहला पद बाबू क्या हो? संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें शताब्दी, सप्तमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। माह 30 दिनों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों के समूह को हम क्या कहेंगे? जिसका पहला पद ही बाबू क्या मिलेगा? संख्यावाची मिलेगा। ठीक, यहाँ संख्यावाची तो नहीं है, लेकिन माह में क्या है? यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माह में क्या है? 30 दिनों के समाहार को हम माह कहते हैं। तो इस तरह हम देखें तो ये क्या है? द्विगु समास के सभी उदाहरण हैं। इतना ही पढ़िए, आपको पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए इतना पर्याप्त मैटर है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगले पेज के बारे में बढ़ते हैं।
अगला पेज द्विगु समास था, इसका अगला पेज क्या है, द्वंद्व समास। देखिए कितना आसान है, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि आय व्यय, आय और व्यय, माता पिता, माता और पिता में कौन समास है, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन में कौन समास है, अन्न जल, अन्न जल में कौन, ऐसे क्यों ना कहे। द्वंद्व समास जो होता है ना भाई साहब, जो द्वंद्व समास प्रायः योजक चिन्ह के साथ आता है। चलिए तो कहेंगे अव्ययी में भी तो सर आयता है, हाँ योजक चिन्ह के साथ आता है, लेकिन एक खास और बात है, इसके साथ वाला हमेशा विपरीत जोड़ा होगा। कहने का मतलब देखिए, माता के साथ पिता आएंगे, आय व्यय, अगर यही लिख दे सुख, सुख और हमने लिखा दुख, ये हमेशा विपरीत जोड़ा में ही आते हैं। ठीक, अगर आगे बात करें लेन देन में कौन समास है, लेन देन में कौन समास है, तो ठीक यही दाल, दाल में कहे कौन समास है तो अव्ययी भाव, लेकिन दाल रोटी में कौन समास है, दाल रोटी में द्वंद्व समास हो जाएगा। अच्छा सवाल बना दिया जाए भाई बहन में कौन समास है, भाई बहन विपरीत होते हैं, योजक चिन्ह के साथ जुड़ा है, यहाँ वही होगा। नदी नाला में, नदी नाला में कौन समास है, ये भी विपरीत जोड़ा। नदी नदी कहता तो अव्ययी भाव, लेकिन नदी नाला कह रहा है। अगर हम कहें धक्का, धक्का मुक्की में कौन समास है, धक्का मुक्की में कौन समास है, तो धक्का मुक्की में, धक्का धुक्की में कौन समास है, धक्का के साथ मुक्की लगा दे तो कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगर धक्का धक्का लगा दे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूध रोटी में कौन सा समास है, दूध रोटी में कौन समास है, तो दूध रोटी में द्वंद्व समास। अच्छा एक और भी सवाल है, क्या आप सुने भी होंगे, आज कल बदनाम हो गई हो, आज और कल में कौन सा समास होगा, तो आजकल में कौन समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर पूछे राम सीता में कौन समास है, तो राम सीता में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। पूछा जाए और भी कि जैसे राम और कृष्ण में कौन समास है, ठीक, तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं प्राय योजक चिन्ह के साथ जुड़ते हुए लेन देन का विग्रह करेंगे, और तथा लेन और देन, दाल और रोटी, भाई और बहन। ठीक, अगर पाप और पुण्य लिख दे तो यहीं पर अगर हम एक और शब्द लिखे पाप और पुण्य, इसका विग्रह करेंगे पुण्य, इसका विग्रह करेंगे या तो पाप या पुण्य, या आया ना जिसमें और आए, तथा आए, अथवा आए, इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपको ये वीडियो समझ में आता होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। आइए अगला पेज है आपका, अगला पेज कि कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास कितना आसान समास है, इस समास में विशेषण का संबंध होता है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, गुणवाचक होता है। या ऐसा क्यों न कहे कर्मधारय में, कर्मधारय में दो पद होते हैं, कौन कौन, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। कहेंगे सर ये तो बिल्कुल मालूम है, हम कहेंगे बस ये अगर मालूम है तो बिल्कुल अब ये हो गया। देखिए पूर्व पद हमेशा क्या होगा, विशेषण होगा, और जो उत्तर पद होगा वह विशेष से होगा। अरे विशेष से भाई नहीं समझ में आए ना तो समझना उत्तर पद क्या होगा, हमेशा संज्ञा होगा। अब तो कहोगे सर ये तो संज्ञा जानते हैं, जैसे नीलकमल, नीला, या इसका विग्रह करने पर ना, ये भी लिख लेना, बिल्कुल आप यहाँ नोट बना के लिख लो, या विग्रह करने पर, जिस समास का विग्रह करने पर है जो में टूटता है जो में टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा, स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, या पहला पद देखिए ना स्वर्ण है ना यानी विशेषण है, और कमल क्या है, संज्ञा है। नीला क्या है, हमारा विशेषण है, कमल क्या है, संज्ञा। पीता, पीला क्या है, ठीक, पीतांबर का विग्रह क्या होगा, पीला है जो अंबर, तो पीला क्या है, विशेषण है ना बाबू, अंबर क्या है, संज्ञा है ना, नीला क्या है, विशेषण है, कब क्या है, विशेष है, महान क्या है, विशेषण है, आत्मा क्या है, एक संज्ञा है यानी विशेष है। अगर हम कहें काली मिर्च में
कौन सा समास होगा, तो आप यही विग्रह करोगे ना, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। अगर काली है जो मिर्च, इसका मतलब काला, नीला, हरा, पीला, लाल, छोटा, बड़ा, मोटा, ये सब क्या है, विशेषण। मिर्च क्या है, एक संज्ञा है यानी विशेष्य है। अगर हम बात करें नील कमल, नील कमल में कौन समास होगा, नील कमल में कौन समास होगा, तो नीला है जो कमल यानी है जो में जो इसका विग्रह किया जाता है वो कर्मधारय समास होता है। अगर हम यही कहें लाल पीला में कौन समास हो जाएगा, लाल है जो पीला, लाल है, लाल पीला में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चंद्रमुखी, आदमी कहते हैं यार तुम्हार चेहरवा चंद्रमुखी जैसे लागा था, चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्र के समान मुख, चंद्र है जो मुख। अगर ऐसा शब्द बोला जाए तो कर्मधारय यानी चंद्रमा से, चंद्रमा विशेषता बताया जा रहा है, मुख की विशेषता कैसा है, चंद्रमा के समान है। ठीक, अगर हम कहें या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कैसे लगाकर, कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर, कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिल जाए, अगर उत्तर मिल जाए, उत्तर मिले तो वहां कौन सा समास होता है। अच्छा, कैसा है जो मिर्च, तो काली है। कैसा है कमल, स्वर्ण सोने जैसा। कैसा है जो कमल, अच्छा यहाँ शब्द हमने लिखा है कैसा है मुख, तो आप कहेंगे सर चंद्र के तरह तो मुख है। तो मिला उत्तर ना, जिसमें कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए उत्तर मिल जाए उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक, आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद उपमेय उपमान का भी संबंध पाया जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है, कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। घन श्याम, घन के समान श्याम, श्याम की उपमा किससे दिया जा, घन की उपमा श्याम से, उपमेय क्या है, घन के समान कौन, उपमा किससे दिया जा रहा है, श्याम से। कमल नयन, कमल के समान कौन, आंख न, कमल के समान आंख, मीनाक्षी मीन के समान आंख वाली। अगर हम कहें मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, चंद्रमा की उपमान दिया जा रहा है ना मुख को, तो जहां उपमेय उपमान का भी संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। ये भी बात आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य विशेषण का कार्य करता है। कहने का मतलब जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो, न तो उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, कोई इन दोनों के बाद कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए बड़ी अच्छा उदाहरण है, बड़ी अच्छा उदाहरण, दशानन, दस है आनन या दस है सिर जिसके, कौन, क्या हम सभी आदमी को दशानन कह सकते हैं क्या, हम किसी भी आदमी को चतुर्भुज कह सकते हैं क्या, विष्णु कह सकते हैं। चार है भुजाएं जिसकी अर्थात वह विष्णु ही है। दस है सिर जिसके, रावण ही है। अच्छा, लंबोदर, लंबा है उदर या मोटा है जिसका पेट, कौन, गणेश, उसी को तो हम कह सकते हैं। चक्र प्राणी, चक्र है पाड़ी हाथ में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान कौन, शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले कौन, भगवान शिव ही तो है। क्या सभी लोग विष को धारण कर सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। अगर नहीं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद को विशेषता दिया जा रहा है, जैसे हम कहें कि ये बताइए कि अगर हम कहें चंद्रशेखर, क्या सबको हम कह सकते हैं, चंद्रशेखर, चंद्र पर जिसके शिखर हो, भगवान कौन, भगवान शिव। ठीक, महादेव, महान है जो, हर हर महादेव में कौन सा, आप रोज कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव में कौन समास है, तो हर हर महादेव में कौन सा समास हो जाएगा, तो हर हर महादेव में, हर हर महादेव में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला
वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं, अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का क्या विशेषण रूप हो जाता है। कहने का मतलब देखिए ना, हमने लिखा नीलाकंठ, नीला है कंठ, जिसका, जिसकी आया न। अगर हम बात करें यहीं पर दशानन, 10 है आनंद, जिसके आया न, वाला वाली। अगर हम कहें आगे, अगर हम कहें चक्रप्राणी, चक्र है पहाड़ी हाथ में जिसके, तो कौन, तो भगवान विष्णु। ठीक। श्वेतांबर, सफेद है अंबर जिसका, अगर पीलांबर, पीला है अंबर जिसका, कोई एक व्यक्ति है ना। ये सभी किसके उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का, यानी जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होगा, न तो द्वितीय पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे हम देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। चलिए हम देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा विशेष का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अच्छा, यहां शब्द लिखे हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है जो में जिसका विग्रह करेंगे कर्मधारय समास होगा। अच्छा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान कौन, भगवान शिव, तो यहाँ किसी एक को प्रधानता दिया जा रहा है, यहाँ बहुव्रीहि समास। यदि दोनों ऑप्शन में है, भाई साहब एकदम कान खोल के सुनिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो सबसे पहले प्रधानता किसको देंगे, हम बहुव्रीहि समास को प्रधानता देते हैं। अगर बात करेंगे कि अगर दोनों ऑप्शन में है, दोनों विकल्प में हो तो, दोनों विकल्प में हो तो सबसे पहले प्रधानता, सबसे पहले प्रधानता हम बहुव्रीहि समास को देते हैं, बहुव्रीहि समास को देते हैं। अगर बहुव्रीहि समास को हम प्रधानता देते हैं, जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, कौन, कर्मधारय, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, भगवान कौन, कृष्ण, है जो में टूटा कर्मधारय। अगर यही शब्द अगर अंबर जिसका, जिसकी, वाला वाली में टूटेगा, भगवान कृष्ण आ गए ना, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अगर दोनों विकल्प में मौजूद हो तो प्रधानता किसको देंगे बाबू, हम बहुव्रीहि को ऑप्शन में लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि नहीं मिलेगा तो तुरंत ये कर्मधारय उठा लेगा। यानी सभी समासों को अगर एक तरह से माना जाए बहुव्रीहि को, तो सभी समास इसी में समाहित है। यही इसका जननी है, यही इसका पितामह है। आगे हम देखेंगे, अगले पेज पर है कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। यह भी बहु अंतर होता है। अगर द्विगु और बहुव्रीहि आ जाए तो प्रधानता किसको देंगे, जैसे हमने एक शब्द लिखा पंचवटी। अच्छा, पंचवटी में 5 वटों का समूह अगर आएगा तो 5 वटों का समूह तो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा ना। अब 5 वटों का समास, 5 वट जहां भगवान राम विश्राम किए थे वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में बहुव्रीहि, अगर दोनों ऑप्शन में है तो प्रधानता किसको, बहुव्रीहि को। अब देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद एक पद का गुणवाचक विशेषण हो, दूसरा क्या होता है, विशेष से होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। जैसे लिखे हैं नीलांबर, नीला है जो अंबर, है जो में विग्रह किया, कर्मधारय में जाएगा। नीला क्या है, हमारा विशेषण है, अंबर क्या है, विशेष से है, इसे तुलना कराया जा रहा है। अब यहीं पर लिखे पंचवटी, 5 वटों का समाहार्थ द्विगु समास। अच्छा, अगर हम यहीं पर कहें 5 वट का स्थल, 5 वटों का स्थल कहें, तो जहां राम ने विश्राम किया था तो वहां कौन सा समास हो जाएगा, वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन में है, तो अगर तीनों ऑप्शन में हो जाए तो सबसे पहले प्रधानता किसको देंगे, बहुव्रीहि को। बहुव्रीहि नहीं रहेगा तो हम इसको ऑप्शन में तो देना ही देना है, द्विगु को। अगर इन दोनों को देखा जाए, देखिए इसमें आता है ना, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है द्विगु में, और कर्मधारय में देखा जाए तो कर्मधारय में क्या है, कोई पद पहला क्या हो जाता है, विशेषण, और अंतिम पद क्या होता है, विशेष यानी संज्ञा होता है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर एकदम बिल्कुल समझाए हैं।
एक एक उदाहरण दे दे के आपका कंफ्यूजन दूर कराने की कोशिश किए हैं। द्विगु समास, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण, और दूसरा विशेष हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें पूरा पद विशेषण का काम करता है, पूरा पद ही विशेषण का। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसका, जिसकी, वाला, वाली आएगा तो कौन, बहुब्रीहि समास। अभी पीछे बता के आए हैं, तीन नेत्र वाला कौन, बहुब्रीहि। यदि दोनों ऑप्शन में है तो प्रधानता किसको देंगे, हम प्रधानता किसको बाबू देंगे, हम प्रधानता बहुब्रीहि समास को उत्तर पहले देंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु तो आना ही आना है। आइए अगले पेज पे बात करते हैं, अगले पेज के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होता है बाबू, यही देख लीजिएगा, एक होता है हमारा नज समास। नज समास होता है। नज समास हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ आप हमारे साथ लिखने का प्रयत्न करिएगा मेरे साथ। नज समास का मतलब होता है ना, जिसका पहला पद अ यानी न से जुड़ा हो। जैसे अमर हम किसको कहते हैं, अमर का मतलब न मरने वाला, न मरने वाला। अगर हम कहें अनाथ किसको कहते हैं, जिसका नाथ न हो, न नाथ, न नाथ को हम क्या कहेंगे, अनाथ बोलेंगे ना। अगर हम अमंगल कहेंगे, अमंगल जिसका मंगल न हो, न मंगल, न मंगल, यानी जिसका विग्रह किया जाए और न में टूटे, उसे हम नज समास कहते हैं बाबू। अमर न मरने वाला, अनाथ न नाथ। आज ऑप्शन में ये दिख रहा है, ये बड़ी समास आ रहा है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। नज समास किसे कहते हैं, जिसका पहले आगे आता है अ, इसका अर्थ होता है न। अ का मतलब हिंदी में न से होता है। अगर हम कहें अप्रिय, अप्रिय में कौन समास है, न प्रिय। अप्रिय का अर्थ यही निकलेगा ना, न प्रिय। अगर हम अगला बात करें कि अबोध, अबोध का मतलब न बोध, अबोध का मतलब बाबू का होगा न बोध, में कौन समास हो जाएगा, तो नज समास का उदाहरण है। और भी कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे कहा जाए अपरिचित, अपरिचित कहना है ना, अपरिचित मतलब न परिचित, न परिचित। बाबू अपरिचित का मतलब न परिचित है, यही तो है नज समास, इसी को हम कहते हैं नज समास के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे कुछ अन्य भी सवालों के बारे में यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि रसगुल्ला में कौन समास है। वर्तमान में भरपूर मात्रा में लगन तो चल ही रही है, तो रसगुल्ला में कौन समास है, यह होता है ना रस का गुल्ला, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, रस भरी में कौन समास है, तो कहेंगे सर रस भरी, रस से भरी हुई। अच्छा, रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर ये सारे उदाहरण जो लिख रहे हैं, ये सब तत्पुरुष के कुछ उदाहरण और भी लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, ये तत्पुरुष जो कारक विभक्ति में टूटेगा। अगर हम कहें दही बाड़ा, पूछा हुआ सवाल है, दही का बाड़ा, दही में बाड़ा, दही में बाड़ा मतलब कौन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा, राजधानी में कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर विग्रह करे तो राज्य के लिए धानी। ठीक, रथ चालक में कौन समास हो जाएगा, रथ चालक में कौन समास हो जाएगा, रथ को चलाने वाला। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर हम कहें ग्रामवासी, ग्राम का वासी, ग्राम में रहने वाला वासी, ग्राम वासी, ग्राम का वासी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर जनसंख्या, जन का संख्या, लोगों का समूह, संख्या जो हो, लोगों का संख्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर कहें इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया का मतलब भारतीय लोगों का, भारतीय लोगों को, अर्थात ये कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा, तुलसी कृत में क्या हो जाएगा बताइएगा, तुलसी कृत में कौन समास हो जाएगा, तुलसी कृत में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तुलसी द्वारा रचित तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, एकदम बेहतर आज समास समझाएं। एक बार और आपको हम फटाफट रिवीजन कराते हैं। आइए देखिए, चलते हैं अगले पेज पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। हमने कहां से बताया था, हमने स्टार्ट किया था आज समास के बारे में, और एक एक कर इनको देखते हैं समास के बारे में। ठीक, थोड़ा सा बस आपको रिवीजन करा देते हैं कि इससे आपको ही तैयार हो जाएगा। देखिए समास के बारे में परिभाषा क्या बताए थे,
समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नवीन शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण। समास दो प्रकार, समास में जो समासिक पद होता है उसे समासिक पद कहा जाता है। इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? पहले वाले पद को। उत्तर पद बाद वाले पद को। ठीक, यहाँ तक हुआ। समास कितने प्रकार